1J IQ पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे चैनल में हम लोग III इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये सब्जेक्ट्स का जो है हम लोग स्टडी करते हैं। और आज जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है IC57 फायर। और IC57 फायर का एक चैप्टर नंबर 5 वो है डॉक्यूमेंट। IC57 chapter 5 that is documents। तो बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, for obtaining any insurance the proposer is first required to submit a duly completed proposal form। सबसे पहले हमें एक इंश्योरेंस लेने के लिए ड्यूली प्रपोजल फॉर्म की जो है जरूरत पड़ती है। उसके बाद ही हम लोग जो है वो पॉलिसी को प्रोसेस के जोन में डालते हैं। अगर ये प्रपोजल फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो अंडरराइटर्स को एक्सेप्ट करने में या फिर उस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कतें पेश आएंगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस चैप्टर में हम लोग 3 बेसिक चीजों को जो है जानने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे। पहला है हमारा related to proposal forms। सेकेंड है हमारा objectives of inspection report, something related to cover note etc। आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग प्रपोजल फॉर्म से। प्रपोजल फॉर्म में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है हमारा डिटेल्स। डिटेल्स अबाउट प्रपोजल। क्या क्या रहेगा यहां पर? नेम एंड एड्रेस, इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, email ID etc। business of proposer, name of parties involved, including financial institution, location of risk to be covered, next period of insurance, premium and claim details etc। ये हमारा जो है ये डिटेल्स अबाउट प्रपोजल में कवर होगा हमारा। इसके अंडर में जो है वो डिटेलिंग रहेगा। यहाँ पर जो हमारा डिटेल्स अबाउट प्रपोजल में ये सारी चीजें रहेंगी।
नेक्स्ट प्रपोजल फॉर्म में और एक चीज आता है, वो है कवरेज। कवरेज इसके अंदर जैसे कि हमारा STFI हो गया, RMSTD हो गया, STFI RMSTD, अर्थक्वेक, ये हमारा आजकल जो है वो इनबिल्ट आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारा कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। जैसे टेररिज्म जो है एक पॉलिसीज में है कि आप टेररिज्म को एक्सक्लूड कर सकते हैं, कुछ पॉलिसीज में है कि हम टेररिज्म को लेकर के जो है हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये है। इसके बाद कुछ एड ऑन्स हैं जिसे हम लोग अपने मिजाज के मुताबिक, अपने जो है डिसीजन के मुताबिक हम उसको ले सकते हैं, तो वो भी हमारा कवरेज में आएगा। इसे भी हम लोगों को मेंशन करना है वहां पर कि कौन कौन सा कवरेज हमें चाहिए। थर्ड है हमारा डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी जो है हमारा रेसिडेंस है, ऑफिस है, होटल है, वेदर इट इज ए रेसिडेंस, ऑफिस, होटल, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर वो गोडाउन है। ये हमें डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो उसका हम लोग इंश्योरेंस करने वाले हैं वो कैसा है उसके रिगार्डिंग जो हमें जानना है। अगर जो है हमारा प्रॉपर्टी वो बिल्डिंग हुआ, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ या फिर कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उसमें एक और चीज आता है, वो डिटेल्स है हमारा एज ऑफ बिल्डिंग। इसी के अंदर में है एज ऑफ बिल्डिंग। और यहां से एक सवाल मैंने देखा है, मिला है मुझे, और ये शुरुआत होता है लेस देन 5 years, 5 to 10 years, 10 to 20 years and above 20 years। ये 4 स्लैब रहता है इसका। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम लोग शुरुआत कहाँ से किए या फिर कितने above के बारे में जो है हम लोग कर सकते हैं बिल्डिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, और प्रपोजल फॉर्म्स के अंदर जो है डिटेलिंग एक आता है, वो है हमारा डिटेल्स ऑफ सम इंश्योर्ड। इट मे बी द केस कि हमारे पास जो है बिल्डिंग का हम इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी का कराना चाह रहे हैं, हम लोग फर्नीचर का कराना चाह रहे हैं, स्टॉक का कराना चाह रहे हैं, देन वी हैव टू मेंशन देम सेपरेटली। स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो सबके बारे में हमको सम इंश्योर्ड सेपरेटली बताना है, ताकि जो है हमें ड्यूरिंग द टाइम, एट द टाइम ऑफ क्लेम, हम लोगों को पता चल जाए कि किसके रिगार्डिंग हमने क्या किया है। नेक्स्ट है एक हमारा डिक्लरेशन क्लॉज। ये है इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इस डिक्लेरेशन क्लॉज के बारे में रिगार्डिंग माने ये है कि हमने डिक्लेयर किया है, इंश्योर्ड जो है वो डिक्लेयर कर रहा है, वो सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरर को। वहां पर क्या है कि इसके रिगार्डिंग जो वर्डिंग्स मैं बता रहा हूं, द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन क्लॉज इज टू convert the answer given by the proposer to become continuing warranties and any misrepresentation would permit the insurer to avoid the contract। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन क्लॉज हमने बताया कि हमने अग्री किया कि मैंने जो डिटेल्स है वो बता दिया, लेकिन मे भी ऐसा केस हो सकता है
कि देयर इज समथिंग हिडन ओवर देयर व्हिच वी हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, तो वहाँ पर क्या है कि ये जो है इंश्योरर पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। बाद में मालूम चलने पर मे भी हो सकता है क्लेम रिपुडिएट हो जाए, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाए। इसके बाद है हमारा ये प्रपोजल फॉर्म, हमारा पार्ट ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, छोटे छोटे शॉप्स के लिए भी नहीं है, ये ह्यूज प्लांट जहां पर जो हमें फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइक फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिस्क लाइक large industries, huge plants, और industrial complexes, उसके लिए ये जो है रिस्क इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे, ये तो एक हो कि हम लोगों ने बेसिक एक आइडिया लगाया रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्यों जरूरत है हमें। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मेन ऑब्जेक्ट जो है इसका the main objective of this report is to provide the underwriter with a complete picture of the risk, provide the complete picture of the risk to the underwriter। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से हमारा एक सवाल भी आता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अनदर इंपॉर्टेंट क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ रिस्क इंस्पेक्शन इज टू मेक रिकमेंडेशन टू द इंश्योर्ड इन रिगार्ड टू रिस्क इंप्रूवमेंट। अब जो है ये हमारा पार्ट हो गया अंडरराइटर के लिए। इंश्योर्ड के लिए क्या है इसमें, रिस्क इंप्रूवमेंट, मेक रिकमेंडेशन, make recommendation to risk improvement and better housekeeping for insured। ये इंश्योर्ड को बताता है यहां पर। नेक्स्ट एक और है कि अपॉर्चुनिटी टू सिक्योरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट क्लेम हिस्ट्री। It also help, यहां तो हो गया, it also help, it is also useful to the company to assess the probable maximum loss and to fix the retention। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि to assess the probable maximum loss and
to fix the retention. ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिस्क इंस्पेक्शन के ही स्कोप में, स्कोप ऑफ रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सेम इज इज, पहला क्या है हमारा, वो है नेम ऑफ द प्रपोजर एंड द सिचुएशन। प्रपोजर का नाम पता चल जाता है हमें, प्लस जो है वो प्रीमाइसेस का किस सिचुएशन में वही मालूम चल जाता है, प्लस जो है ब्रीफ हिस्ट्री पता चल जाता है हमें, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंश्योर्ड फैक्ट्री, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन of the properties we get to know, process of manufacturing ये भी पता चल जाता है, this will make underwriter to understand how the process, how the work is going over there, how they are manufacturing their product, exposure, risk exposure, fire protection, management and supervision, moral hazard, adequacy of sum insured, etc. इन सबों के अलावा जब जो है रिस्क इंस्पेक्टर, रिस्क इंजीनियर रिपोर्ट बनाता है अपना, तो वो कंक्लूजन में एक छोटा सा फाइनल पैराग्राफ लिखता है वो, जहां पर उसका सिर्फ जनरल इंप्रेशन होता है, जिसे एडवाइस कह सकते हैं हम लोग, जिसे जो है वहां पर फीडबैक कह सकते हैं। वहां पर वो इंडिकेट करता है कि प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस क्या है या रिटेंशन हमें कैसा है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग इंश्योरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये उसका एक जनरल इंप्रेशन रहता है सर्वेयर का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आते हैं हम लोग, और वो है कवर नोट। जैसा कि हमें पता है कि फायर इंश्योरेंस या फिर कोई और भी इंश्योरेंस करने में हमारा एक फेज होता है कि ये रहा हमारा, यहाँ पर प्रपोजल आया, हमारे पास प्रपोज किया गया। सेकेंड पार्ट है हमारा पेमेंट, थर्ड पार्ट है हमारा इश्योरेंस ऑफ पॉलिसी। इन अर्लियर डेज ये दो तो आसान है, बट ये पोर्शन थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता था
कि पॉलिसी हम इशू करें तो उसमें जो है वर्डिंग क्या क्या डालें हम लोग, वहाँ पर हम लोग वारंटीज क्लॉज क्या क्या ऐड करें, और भी डिफरेंट चीज़, बैंकर्स के जो क्लॉज है उसको हम लोग कैसे मेंटेन करें। तो ये थोड़ा देर होता था। तो इस बीच के रिगार्डिंग में निकलने के लिए यहाँ पर एक रास्ता निकाला गया है जिसको कवर नोट कहते हैं। इवन के यहाँ पर कह सकते हैं कवर नोट कम मनी रिसीट, कि हमने पैसा ले लिया आपसे, हम आपको ये नोट दे रहे हैं, आपके नाम में जो है वो इशू कर रहे हैं, हम लोग एक पुर्जी इशू कर रहे हैं कि डिटेलिंग्स इशू कर रहे हैं कि हाँ नेम ये है पर्सन का, प्रॉपर्टी जो है इन शॉर्ट जो करना है वो है हमारे पास, डिटेलिंग्स है, सारा डिटेल्स नहीं रहता है इसमें, थोड़ा सा डिटेल्स रहता है और हम लोग ये कवर नोट इशू कर देते हैं। ये है जस्ट जो हम लोग प्रैक्टिकल क्या करते थे। अब देखते हैं थ्योरी में और क्या क्या डिटेल्स हमारे पास आता है। थ्योरी में है हमारे पास वही वाला फर्स्ट पोर्शन, वंस द प्रपोजल फॉर्म is received, the rate, terms and conditions are quoted to the proposal, बता दिया जाता है। Now the proposal is ready to pay the amount। अब यहाँ पर एक और आता है अमाउंट छोटा सा, वो है सेक्शन 64 VB of the इंश्योरेंस एक्ट 1938, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, which states that no risk can be assumed unless and until, no risk unless and until the full premium is received, the full premium is not only received in advance, received in, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इससे रिलेटेड। प्रीमियम जो है हमारा वो फुल प्रीमियम रिसीव्ड होगा और ये एडवांस में होगा, तभी जाकर के हम लोग फिर पॉलिसी इशू करेंगे। ये हमेशा जो है ये इन दोनों का जो है वो इससे क्वेश्चन आता है कि 64 VB जो है वो किस से रिलेट करता है और हमारा क्या रहता है वहां पर डिटेल्स। एक्सेप्टेंस, जैसे कि मैंने बताया, एक्सेप्टेंस कम्स रिसीप्ट, एक्सेप्टेंस कम रिसीप्ट। क्या क्या इसके अंदर हो सकता है? नेम ऑफ इंश्योर्ड एंड एड्रेस, पॉलिसी नंबर, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, बेसिक चीज। प्रॉपर्टी कवर्ड, सम इंश्योर्ड, पेमेंट डिटेल्स, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल, एक्सेट्रा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर मेंशन रहता है। इसके बाद आता है हमारा स्केड्यूल या शेड्यूल, समझ लिया आप इसे। जो डिटेल्स हमने वहां पर बताया यहां पर भी रहता है, और इसमें जो है सिग्नेचर क्लॉज आता है, ऑपरेटिव क्लॉज आता है, सारे डिटेल्स रहता है। इसके बाद आता है हमारे पास पॉलिसी ड्राफ्टिंग। Fire cover is drafted based on information furnished in the proposal form and cover note which is replaced by the policy। फायर कवर जो है हमारा वो
ड्राफ्ट होता है या उसको बनाया जाता है, जो हम प्रपोजल फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन हमारा कवर नोट में रहता है, उसके बेस पर पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन इन दी proposal form plus cover note, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल फॉर्म में जो डिटेलिंग रहेगा उसे ही हम लोग वर्डिंग्स में डालेंगे। डेफिनेशन के तौर पर ड्राफ्टिंग के माने क्या है? डेफिनेशन के तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर है ड्राफ्टिंग ऑफ द पॉलिसी मींस completion of the schedule which forms part of the policy। ड्राफ्टिंग के मीन्स क्या है? completion of the schedule which forms part of the fire policy। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द पॉलिसी शेड्यूल। फॉर्मेट ऑफ पॉलिसी शेड्यूल क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ पॉलिसी शेड्यूल ये 3 तरह का होता है। एक हमारा आ गया आइडेंटिफिकेशन डिटेल, सेकेंड पोर्शन में हमारे पास रहता है रिस्क डिस्क्रिप्शन, थर्ड वन में हमारे पास रहता है ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी वाइज नेट रेट। जैसे कि हमें मालूम है आइडेंटिफिकेशन डिटेल है, तो यहाँ पर इंश्योर्ड का नाम होगा, प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा, रिस्क लोकेशन का एड्रेस होगा हमारा, ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रिस्क डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये है कि जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी वो जो है वो कौन सा है, किस तरीका से है, रिस्क एड्रेस क्या है, वो हाउस है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, प्लस जो है आपका ऑफिसेज है, गोडाउन्स है। ये ऑक्यूपेंसी जो हमारा रिस्क डिस्क्रिप्शन के बाद जो हमारे पास आएगा कि किस तरह का वो प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड किया गया है, उसके हिसाब से जो है हम लोग उसके ऊपर वो बनाते हैं। ये 3 चीजें रहती हैं। नेक्स्ट वारंटीज। वारंटीज में हमारे पास वारंटीज एंड क्लॉज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पॉलिसी शेड्यूल इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन द वारंटीज एंड क्लॉज अटैच्ड टू द पॉलिसी। वारंटीज आर इंसर्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वारंटीज का जो है are inserted for a specific purpose. Just like that, construction warranty. क्लास ऑफ कंस्ट्रक्शन, कच्चा है, पक्का है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, नॉन कच्चा है, प्लास्टिक क्लॉथ वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, एल्बेस्टस सीट है कि नहीं, ये सारा कुछ इसमें आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है FEA, फायर एक्सटिंग्विशर, appliances।
यहाँ पर भी आता है कि वारंटेड FEA इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिस्काउंट इज गिवन, ये अगर रहेगा हमारे पास तो इसके ऊपर हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रिकॉशन लिया हुआ है उसने, वो चाह रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी जो है वो सेफ हो, तो इस बेस पर जो है जिसके पास ये FEA वारंटीज रहेगा तो हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे। समटाइम्स एक और आता है, इफ शॉप्स आर रेटेड एज नॉन हैजर्ड, एक शॉप है हम लोगों ने उसका पॉलिसी लिया हुआ है लेकिन हम लोगों ने वहां पर उसे रेट लगाया है नॉन हैजर्ड का, तो वहां पर देन इट इज वारंटेड दैट स्टोरेज ऑफ फॉलोइंग मटेरियल शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल स्टॉक। 5% का एक जो है वहां पर हमारे पास रिलैक्सेशन रहता है, हम लोग उससे जो है छोड़ सकते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारा स्पेसिफिक, जैसे बता रहे हैं कि वारंटीज एंड क्लॉज जो हम लोग स्पेसिफिक पर्पस से हम लोग लगाते हैं। इसी तरह से एक और आता है और वो है हमारा स्पेशल क्लॉज, और ये आता है हमारा खास करके आर्किटेक्ट, फेस, डिब्रीज रिमूवल, ये बेसिकली ये दोनों इनबिल्ट है, बट एट ए सर्टेन लिमिट। लेकिन देखा ये गया कि वहां पर जो है वो और भी जो है वो जरूरत पड़ेगी, हमें और फीस पे करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा एड ऑन ले सकते हैं। सर्टेन परसेंटेज के अलावा, सर्टेन परसेंटेज के अबव एड ऑन हम लोग ले सकते हैं, आर्किटेक्चर फीस प्लस जो है आपका डिब्रीज रिमूवल। नेक्स्ट है हमारा sometimes we need and require to change something. It may be the case of some insured, it may be the address, it may be the inclusion of financial name. तो ये जो है हम लोग कर सकते हैं, ये हो सकता है हमारा इंडोर्समेंट के बेसिस पर, इसमें हम लोग जो है कर सकते हैं चेंज इन द नेम ऑफ इंश्योर्ड, change in interest, incorporation of bank's name, change in the address, alteration in risk, variation in sum insured, alteration in the period of insurance, ये भी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अपार्ट फ्रॉम इंडोर्समेंट, एक पार्ट है हमारे डॉक्यूमेंटेशन का, वो है रिन्यूअल नोटिस। यहां से भी हमारा एक क्वेश्चन रहता है और वो क्वेश्चन है, इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दिस इज जनरली इशूड टू द इंश्योर्ड 30 डेज इन एडवांस, इशूड टू द इंश्योर्ड 30 डेज एडवांस of the expiry date of the policy, of the expiry date of the policy। ये इशू करेंगे हम लोग 30 डेज एडवांस में, लेकिन एक्सपायरी डेट ऑफ द पॉलिसी है, एंड इट इज अ प्योरली रिमाइंडर एज अ मैटर ऑफ बिजनेस कर्टेसी। ये सिर्फ प्योरली रिमाइंडर एंड नथिंग एल्स, दिस इज ओनली द रिमाइंडर एंड नथिंग एल्स। एक यहां से हो गया क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये याद रहे हमें, नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द इंश्योरर, ऑन द इंश्योरर, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये उसके ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं किया गया है कि यू हैव टू सेंड द रिन्यूअल नोटिस। इवन इंश्योर्ड कैन नॉट प्लीड नॉन रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस। इंश्योर्ड जो होगी क्लेम नहीं कर सकता है कि आई डिड रिसीव द रिन्यूअल नोटिस, यू डिड सेंड मी द रिन्यूअल नोटिस एंड आई मिस माय पॉलिसी डेट। तो यहां से एक क्वेश्चन रहता है वेदर इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट और नॉट, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन इट। ये था हमारा चैप्टर डॉक्यूमेंट, चैप्टर नंबर 5। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी हुई होगी
अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, फीडबैक दें, सजेस्ट करें। इस तरह के और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो है हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जैसा कि हमारा मंशा है कि हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पर्टिकुलरली III के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो लाइसेंशिएट, एसोसिएट एंड फेलोशिप में काम आता है, उसे हम लोग जो है वो पढ़ें और जानने की कोशिश करें। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फिर भी अगर कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो जस्ट लेट मी नो, मुझे इन्फॉर्म करें ताकि एक दूसरे से हम लोग सीखते रहें। कहीं पर कुछ छूट जाता है तो, और मुझे एडवाइस करें ताकि मैं और अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊँ। बस यही रिक्वेस्ट है आप सबों से कि वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करें आप, ताकि उससे मुझे अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने में फ़ायदा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।